नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। 5 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं और पिछले 2 घंटे से आप 5 राज्यों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जो देख रहे हैं, हमने 2 राज्यों के नंबर आपके सामने रख दिए हैं। दोनों राज्यों में सत्ताधारी पार्टी सत्ता बचाती हुई दिख रही है, यह एक बड़ी बात नजर आ रही है। तेलंगाना में बीआरएस बहुमत के करीब है, तो मिजोरम की बात की जाए, यहां सत्ताधारी एमएनएफ भी बहुमत के करीब है। अब तीसरे राज्य की ओर हम बढ़ेंगे और जानेंगे कि यहां की जनता का मूड क्या है। जो 2 राज्य हमने आपको बताए, दोनों जगहों पर सत्ता में वहां की पार्टी वापस आती हुई नजर आ रही है। पिछले सर्वे से अगर हम तुलना करें तो एक बड़ा बदलाव यह दिख रहा है कि कांग्रेस दोनों राज्यों में पिछले सर्वे में आगे थी, लेकिन अब पिछड़ गई है। और आइए अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। सीधे मैं लिए चलता हूं आपको डेटा सेंटर मेरी सहयोगी श्रीन के पास, और आंकड़ों का जब पिटारा खुलेगा छत्तीसगढ़ की तस्वीर क्या नजर आएगी, श्रीन आपको बताएंगी। तो आइए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा क्या है, वो आंकड़ा जो बताएगा कि तस्वीर किस तरीके से साफ होती हुई वहां दिखाई दे रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का विधानसभा, और यही किसे इजाजत जनता अंदर जाने की देगी और किसे नहीं, ये साफ हो जाएगा। तो जल्दी से अब आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा की 90 सीटें हैं, उनकी तस्वीर किस तरीके से साफ होती हुई दिखाई देगी। लेकिन पहले दक्षिण रीजन का आप जरा हाल जान लीजिए। ये आपके सामने देखिए तस्वीर है। कुल 12 सीटें यहां पर आती है। कांग्रेस को 45% यहां पर जो वोट शेयर है वो जाता दिख रहा है, 42% बीजेपी के खाते में और 13% यहां अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। ये दक्षिण रीजन, छत्तीसगढ़ का दक्षिण रीजन, जहां पर 12 सीटें हैं और 12 सीटों की तस्वीर ये आपके सामने। 45% कांग्रेस और बीजेपी 42% के साथ दूसरे नंबर पर। अब जरा इन्हें सीटों में कन्वर्ट करके आपके सामने रखते हैं। वोट शेयर के बाद देखिए सीट भी आपके सामने है। कांग्रेस 5 से 9 सीटों पर कब्जा करती दिखाई दे रही है। 3 से 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास जाती दिख रही है, और 0 से 1 का जो आंकड़ा है वो अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर 12 सीटों में से 5 से 9 पर बढ़त बनाते हुए भी यहां कांग्रेस जो है वो पहले नंबर पर दिख रही है, और इसके ठीक पीछे 3 से 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जा रही है। तो यहां बाजी मारती हुई कह सकते हैं आप इन 12 सीटों का जो इस वक्त ये कैलकुलेशन निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि 5 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं दक्षिण रीजन छत्तीसगढ़ का, और उसकी तस्वीर ये है। अखिलेश, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित इलाकों का है, और आपको हम बता दें कि यहां पर कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह कि कांग्रेस के खाते में यहां 5 से 9 सीटें जा रही है, बीजेपी 3 से 7, यानी कुल 12 सीटों में कांग्रेस यहां पर बढ़त में नजर आ रही है। और 7 जो जिले हैं कुल यहां पर विधानसभा की 12 सीटें आती हैं, इसमें कांग्रेस लीड ले रही है, बीजेपी पिछड़ गई है। बीजेपी 3 से 7, हालांकि ये जो मार्जिन है ये बहुत बड़ा है 3 से 7 का, और कांग्रेस की बात की जाए तो 5 से 9, और वोट प्रतिशत भी हमने आपको बताया, कांग्रेस के खाते में 45% वोट यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। बातचीत करने के लिए कई वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत विनोद जी आपका। राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत। और रामकृपाल जी, बातचीत की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। अगर मैं दक्षिणी रीजन की बात करूं तो बिटवीन द लाइंस आप कैसे पढ़ते हैं अगर कांग्रेस यहां लीड लेती हुई नजर आ रही है? देखिए, तो परसेप्शन पहले से ही है कि कांग्रेस, मैंने जैसे इसके पहले भी जो भी ओपिनियन पोल या वहाँ से जो ग्राउंड संकेत आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये है कि बघेल जी की स्थिति ठीक है, अच्छी है, और बात तो यही हो रही है कि वो रिपीट करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने आंध्रा और आपने तेलंगाना और मिज़ोरम के बारे में जो कहा था वही है। लेकिन जो अभी आपने जैसा खुद भी कहा कि जो दिखाया है आपने आंकड़े, इसमें मार्जिन इतना है कि अगर कहीं जैसे 5 से वो 9 तक कांग्रेस को दिखा रहे हैं और 3 से 7 बीजेपी है जी, तो ये फर्क इतना है कि लगता है कि लड़ाई बहुत एक तरफा नहीं है, टफ है। 2% का जो वोट शेयर आप दिखा रहे हैं, अगर ये भी है, हालांकि 2% का वोट शेयर भी काफ़ी होता है सीटें कन्वर्ट होने में। हाँ। तो ये है, तो वही है जो अब तक का लोगों का मेजॉरिटी ओपिनियन जो रहा है कि वहाँ
बघेल मतलब रिपीट करते दिख रहे हैं, लेकिन एक संकेत ये भी मिल रहा है कि बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है वहां। ठीक, एक संकेत के तौर पर हम इसे देखें, रामकृपाल जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी कमजोर नहीं है, लेकिन कांग्रेस लीड तो ले रही है 5 से 9 और 3 से 7 बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रदेश में कमजोर मानना एक भूल होगी। जहां पर सर्वेक्षण दिखा रहे हैं कि वो पीछे है, उसमें भी ये मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वो निश्चित रूप से चुनाव हार जाएगी, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का जो एक सिलसिला, एक तरीका विकसित किया है, वो भारत के चुनावी इतिहास में अभूतपूर्व है, उसको श्रेय जाना चाहिए उसको। जहां तक ये सीट और वोट का जो अभी जिस पे चर्चा रामकृपाल जी कर रहे थे, अभी तक जितने भी बहुत मुद्दतों से मैं चुनाव सर्वेक्षणों के साथ जुड़ा रहा हूं, देखता रहा हूं, उन्हें समझने की कोशिश करता रहा हूं, वोट प्रतिशत को सीटों में बदलने की कोई भी अभी अच्छा एक सिक्का बंद गणित या कोई सिक्का बंद प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हुई है। सभी एजेंसियां इसमें संकोच करती हैं और उसमें गड़बड़ियां होती हैं, इसलिए बहुत बड़ा वो का भूल चूक का मार्जिन जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए हम लोग प्रतिशत के ऊपर ज्यादा जोर दें और सीटों की संख्या के ऊपर कम जोर दें। ठीक है, मेरे साथ राकेश शुक्ला जी भी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अजय आलोक जी बीजेपी के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों के पास भी मैं आऊंगा सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो जाए, इसलिए शिरीन के पास एक बार फिर से मैं चलना चाहूंगा। शिरीन, अगला रीजन कौन सा है और वहां से क्या संकेत मिल रहा है, क्या कह रहे हैं आंकड़े? बिल्कुल अखिलेश, और ये रीजन भी जल्दी से अपने दर्शकों को हम समझाते हैं, क्योंकि ये बताएगा कि आखिर किस तरीके से यहां पर क्या जनता का मूड कहता है। छत्तीसगढ़ में ये 2 रीजन जो है वो एक तस्वीर आपके सामने क्लियर कर देंगे। तो जल्दी से आइए इन आंकड़ों के पास चलते हैं और जल्दी से बताते हैं कि इस रीजन में कितनी सीटें जो है वो किसके पास जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर रीजन का हाल देखिए आप, 14 सीटें इसमें आती हैं, जिसमें से 40% वोट शेयर जो है वो कांग्रेस को जाता दिखाई दे रहा है, 48% बीजेपी के पास जाता दिख रहा है और 12% वोट शेयर अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहां पर उत्तर रीजन की बात करें तो 48% वोट शेयर के साथ बीजेपी यहां पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। अब जरा इनको सीटों में कन्वर्ट कर लेते हैं, सीट निकलकर किस तरीके से सामने आएगी। देखिए, 3 से 7 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, लेकिन 7 से 11 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है और 0 से 1 का आंकड़ा जो अन्य के पास जा सकता है। तो 7 से 11 सीटों के साथ बढ़त बनाते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल में ये 14 सीटें जो छत्तीसगढ़ के उत्तर रीजन की सीटें हैं, महत्वपूर्ण कई लिहाज से हो जाती है, 7 से 11 के साथ बढ़त बनाती हुई बीजेपी इस उत्तर रीजन में दिखाई दे रही है। अखिलेश, बिल्कुल, तो दक्षिण से हम उत्तर की तरफ जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो आप देखिए यहां पर ये आंकड़े बदल जाते हैं, पलट जाता है मामला। उत्तर रीजन की बात की जाए, कांग्रेस यहां पर 40% वोट के साथ 3 से 7 सीटें लेती हुई नजर आती हैं और बीजेपी की बात करें तो 48% वोट शेयर के साथ 7 से 11 सीटें बीजेपी यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। कुल यहां पर 14 सीटें हैं। तो अब ये आंकड़ा क्या कहता है? दक्षिण से जब हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो बीजेपी यहां पर बढ़त बना ले रही है। अजय आलोक जी, यहां से एक थोड़ा सा अच्छा संकेत है आपके लिए? अजय जी की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अखिलेश प्रताप जी, दक्षिण रीजन की बात हम कर रहे थे, वहां पर तो कांग्रेस लीड ले रही है, लेकिन उत्तर में आप पिछड़ते हुए दिख रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है और इससे ज्यादा सीटें मिल रही है। लगभग हम 70 सीटों के आसपास, 90 में से 70 सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार ने काम किया, यहाँ की सरकार ने परफॉर्म किया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं लोगों की उन्नति के लिए, उसकी तो मुक्त कंठ से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार तारीफें की हैं। नक्सल समस्या को 70% कम किया, ये तो माननीय गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है। जो यहाँ की योजनाएं हैं, उस योजनाओं की तो नकल अन्य प्रदेश के गैर भाजपाई सरकारें को अलावा भाजपा की सरकारें भी उसकी नकल करती हैं। तो जो यहाँ पे एक विकास का मॉडल दिया है, जो उन्नति का मॉडल दिया है, भाईचारे का मॉडल दिया है, लोगों को आर्थिक संपन्नता के लिए योजनाएं लाई है, वो बड़ा रीजन है कि छत्तीसगढ़ के लोग खुशहाल हुए हैं, बेहतर हुए हैं। यूँ कहा जाए कि भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की छवि बदल दी है। जब तक बीजेपी थी 2018 तक, छत्तीसगढ़ का नाम लेते हर कोई से नक्सल से प्रभावित अत्यंत खराब एक इमेज जिहन में आती थी।
लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं जवाब ले लेता हूं। 150 से ज्यादा वो अखिलेश जी, जो अजय आलोक मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क हमारा हो गया है। अजय आलोक जी, 90 में से 70 सीटें कांग्रेस ले रही है, अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने पे सरकार ने रोक नहीं लगाई है, ना ही भगवान ने रोक लगाई है। देखें, वैसे भी उम्र का असर है चचा पे, देखते ही रहते सपना आज। वैसे छत्तीसगढ़ को 36 प्रहार दिए हैं भूपेश बघेल ने। एक प्रहार तो परसों ही मिला ईडी के द्वारा, जब 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से लेने लगे। घोटालों की बहार बना दी है छत्तीसगढ़ में। क्या कह रहे थे कि नक्सल समस्या में कमी आ गई। 56 छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, 26 हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए हैं और नक्सल समस्या कम हो गई। खुलेआम 4 मॉडल पे, स्क्वायर मॉडल पे छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। पहला मॉडल है सरकार, दूसरी मॉडल है नक्सल, तीसरा मॉडल है करप्शन और चौथा मॉडल है धर्मांतरण। चारों को मिला दीजिए तो ये छत्तीसगढ़ सरकार है। करप्शन से पैसा कमाती है, उसी पैसे से धर्मांतरण करवा रही है और नक्सलियों को भी पैसे देती है कि जो धर्मांतरण करने का विरोध करेगा तो उसको गोली मार दो। खुलेआम लूट भ्रष्टाचार का खेला चल रहा है। एडिशनल एसपी के ऑफिस में एक 18 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है रायपुर में। ये है लॉ एंड ऑर्डर। ये कह रहे हैं बड़ा शांति है। बिल्कुल मान लिया छत्तीसगढ़ के लोगों ने। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसने 508 करोड़ रुपए की घूस ली महादेव ऐप से। सारा आपने रख लिया कि कुछ ऊपर ही पहुंचा देता राहुल गांधी वगैरह के पास। नहीं तो इसीलिए लगता है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है, कहे कि संयुक्त लीडरशिप में लगता है इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ पे 36 प्रहार किए हैं, जनता ये भूलेगी नहीं। चलिए मैं 36 प्रहार पर जवाब लूंगा। ठीक है अजय जी, मैं आता हूं, अखिलेश जी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन भ्रष्टाचार क्या एक बड़ा मुद्दा बन चुका है छत्तीसगढ़ के चुनाव में। जिस तरीके से मतदान से बिल्कुल पहले ईडी ने जो बातें कही हैं, जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, सीधे तौर पर कहा गया कि भूपेश बघेल ने एक बेटिंग ऐप से करोड़ों रुपए लिए। अब इसका क्या चुनाव पर असर होगा, एक बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव घोटाले ऐप का पैसा पहुंचने का जो आरोप ईडी की तरफ से लगा, उसे लेकर राजनीति के मैदान में तूफान खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्ग की रैली में बिना नाम लिए बघेल पर तीखा हमला किया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए। यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री जी कहे दुबई के लोगों से क्या संबंध है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है। क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ, आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है। और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते, और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। अब विनोद अग्निहोत्री जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, जिस तरीके से गंभीर आरोप भूपेश बघेल पर लगा, आपको लग रहा है कि करप्शन बड़ा मुद्दा बन जाएगा, भूपेश बघेल को डेंट करेगा ये? देखिए, करप्शन निश्चित रूप से मुद्दा होता है राजनीति में, और कई उदाहरण ऐसे हैं जब करप्शन के मुद्दे पर पार्टियां हारी हैं, और कई उदाहरण ऐसे भी हैं जब करप्शन के मुद्दे के बावजूद पार्टियां जीती हैं, जिन पर मुकदमा लगा। जयललिता पर लगा करप्शन का आरोप, थम्पिंग मेजॉरिटी से जीती। लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट होकर जेल भी हुआ है, आज भी वो बिहार में एक बड़ी ताकत बने हुए हैं। 2015 में सरकार बना ली थी उन्होंने, सबसे बड़ी ताकत है। 2018 में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सीबीआई के छापे पड़े थे। 2020 में जो है 21 से पहले बंगाल में छापे पड़े, कार्रवाई हुई। उसके बाद दिल्ली में छापे पड़े 2020 से पहले सीबीआई के, लेकिन नतीजे जो आए वो बिल्कुल दूसरे तरीके आए। तो करप्शन का मुद्दा बनता है, लेकिन करप्शन के अलावा बहुत सारे दूसरे मुद्दों के आधार पर भी लोग वोट देते हैं। उनकी अपनी समस्याएं, राज्य सरकार की योजनाएं, एंटी इनकम्बेंसी, कल्याणकारी योजनाएं, घोषणा पत्र, जातियां, सामुदायिक भावनाएं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कैंडिडेट, उसका चरित्र, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, वोट जब देने आदमी जाता है तो उसके मानस में बहुत कुछ होता है। ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुझे लगता है अखिलेश जी आपको इसका जवाब देना चाहिए। आप अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक खूब तारीफ करते हैं भूपेश बघेल सरकार के कामों की। तो ये बताइए जरा, इसी सरकार की एक एजेंसी है ईडी, वो करप्शन के आरोप भी तो लगा रही है, वो भूल गए आप? क्या ईडी को आप निष्पक्ष और सरकारी एजेंसी मानते हैं या हिंदुस्तान के लोग मानते हैं? क्या उसकी क्या विश्वसनीयता है? आज जो भी जांच एजेंसियां माननीय मोदी जी ने उस
अपने उन सारे जांच एजेंसियों की तो बी टीम बन गए हैं। ईडी कार्रवाई कर रही है, सबको पता है ईडी कैसे काम करती है। सरकारी आंकड़े हैं, 95% जो लोग असहमत हैं उन पे ईडी के काम, उनके खिलाफ ईडी गई है, उनके ऊपर जांच करती है। यहीं पे तो और बीजेपी के तमाम नेता ईडी के कई सालों से राडार में है, आज तक पूछताछ नहीं हुई हजारों करोड़ के घोटालों में। तो ये जनता समझ रही है ईडी बीजेपी की मेन बॉडी हो चुकी है और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री लोग और बीजेपी के केंद्रीय सरकार ईडी की प्रवक्तागिरी करती है। प्रवक्ता है, ईडी छापा मारती है और ईडी के छापे की डिटेल प्रवक्तागिरी केंद्रीय मंत्री आके करते हैं। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब देना चाह रहे हैं। ईडी का मतलब क्या है आज के तारीख में? ठीक है अजय आलोक जी, ईडी की कोई विश्वसनीयता ही नहीं रह गई है, उसके लगाए आरोप या कई बातों से चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। देखिए ऐसा है, ये इनकी मानसिकता झलकाती है। ईडी की विश्वसनीयता नहीं है, सीबीआई की विश्वसनीयता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता नहीं है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं है। किसकी विश्वसनीयता है? कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, भूपेश बघेल की, इनकी विश्वसनीयता है। अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों पे इस तरह से इल्जाम लगाने में शर्म नहीं आती? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, कहते हैं कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के गाड़ियों में पैसे ला रही है भाजपा। अपने देश के सुरक्षा बलों पे सवाल उठाते हैं, अपने देश की आर्मी पे सवाल उठाते हैं। यही विश्वसनीयता इनकी है। अरे इनको तो देश थू कर रहा है आप पे। जिस ढंग से आपने सारी सरकारी एजेंसियों को जीरो नील बट्टा सन्नाटा बता दिया है, क्योंकि आप पे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आप लोग को आदत नहीं थी ना। कांग्रेस पार्टी को कभी आदत नहीं थी कि गांधी परिवार पे कार्रवाई हो, कभी आपके मुख्यमंत्रियों पे कार्रवाई हो। हम लूटे इस देश को, हमें तो इस देश का बपौती करने का राज मिला हुआ। हम जो करेंगे कोई हम पे सवाल नहीं उठा सकेगा। लद गए वो दिन। अब एजेंसियां काम करेंगी और आपके काम का रूप आप देखिए। अभी जब बघेल जी को बुलाया जाएगा इंटरोगेशन करने के लिए ना, उनसे पूछताछ करने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ भाग मच जाएगी। अखिलेश जी, बघेल जी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, अजय आलोक जी कह रहे हैं। अरे वो तो मैंने कहा ना कि यही लोग तो ईडी के प्रवक्ता हैं। ईडी तो इनकी एक पॉलिटिकल विंग है, उसमें ये कोई नई बात नहीं, स्थापित सत्य है। बीजेपी की बिग बॉस है ईडी। वो आज छत्तीसगढ़ में पराजय हो रहा है बहुत बड़ी पूरी तरह बीजेपी की, लेकिन छत्तीसगढ़ इनके जो बिग बॉस हैं मोडानी जी, उनको चाहिए क्योंकि यहाँ खनिज संपदा सारी चाहिए। एक नगर नार फैक्ट्री लगी भारत सरकार के 22,500 करोड़ रुपए की, अभी चालू हुए 2 महीना पहले हुआ। उसके पहले 1.5 साल से वो विनिवेश में डाल दिया गया क्योंकि वो माने नहीं। में मोडानी जी को देनी है वो फैक्ट्री। प्रदेश की सरकार ने कहा कि बस्तर के, बात आने दीजिए, पूरी सेंटेंस पूरा आने दीजिए। बस्तर के इलाकों में आदिवासियों के लिए, विकास के लिए ये बड़ा जरूरी है, इसे विनिवेश न करे, बेचे न, हम प्रदेश सरकार चला लेगी। तो कह दिया नहीं, हम बेचेंगे। तो यहाँ की संपदा चाहिए, ठीक है साहब को। मोडानी समझ गया आपकी बात अखिलेश जी, के लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपकी बात समझ गया। राकेश शुक्ला जी, क्या सिर्फ कांग्रेस ये कह देगी कि ईडी चूंकि सरकार की एजेंसी है इसलिए वो कार्रवाई कर रही है तो भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई मतलब नहीं, क्या जनता मान लेगी ये बात? नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे को पॉलिश किया जा रहा है, वो बहुत निपुण व्यक्ति हैं और अभी तक उन्होंने जितनी बेहतर तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रस्तुत किया है, जनता ने उस पर विश्वास किया है 2013 से लेके, और आप अभी तक चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वो बड़े बेहतर तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस को घेरते हैं और उस पर जनता विश्वास करती है। अब इस बार जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया जा रहा, तो मुझे नहीं लगता कि ईडी को सामने रख के कांग्रेस की तरफ से कुछ भी कहने का असर उस पर होगा। जी अभय जी, आपका इस पर क्या मानना है? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी नैरेटिव सेट कर देगी भ्रष्टाचार वाला, भूपेश बघेल को डेंट करेगी? ये अभी से नहीं है। मेरा मानना है कि जो विपक्ष की एकता हुई इंडिया मोर्चे के तौर पर, उससे काफ़ी पहले से भारतीय जनता पार्टी अपनी इस चुनावी रणनीति पे काम कर रही है कि भ्रष्टाचार को एक प्रमुख मुद्दा बनाया जाए और सारे के सारे विपक्ष को भ्रष्टाचारी साबित किया जाए। अब भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए रिश्वत लेने के, धन के लेन देन के आरोप की प्रमाण चाहिए, तो उस प्रमाण के लिए तमाम सरकारी एजेंसियों को उन प्रमाणों के लिए लगा रखा है। अगर 2024 में 2019 वाला परिणाम दोहराया जाता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मंच पे, यहाँ लाल किले पर भी खड़े होकर ये कहेंगे, देखिए हमने कहा था ये सब भ्रष्ट है, जनता ने हमारी बात मानी,
इनको वोट नहीं दिया, हमको चुनाव जिता दिया। अब जो अभी बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री इस काम को बड़ी कुशलता पूर्वक कर रहे हैं और जनता भी उसके ऊपर विश्वास कर रही है, तो पहला इस वक्तव्य का पहला पक्ष तो सही है। प्रधानमंत्री तो इस काम में लगे हुए हैं लंबे अरसे से, जनता इस पर विश्वास करेगी न करेगी ये साबित होना बाकी है, नतीजों से पता चलेगा। ठीक है, मेरे साथ खालिद साहब भी जुड़े हुए हैं सी वोटर से। खालिद जी, जरा एक चीज यहां पर क्लियर करिए आप, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो भ्रष्टाचार वाला आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया भूपेश बघेल पर, करोड़ों की हेराफेरी वाला जो इल्जाम लगा है, उससे पहले जनता से ये रायशुमारी की गई या ये भी उसमें इंक्लूडेड है रायशुमारी में? ये बाय एंड लार्ज उससे पहले की है। हाँ। ये जो सर्वे जो भी किया गया, ये तकरीबन 6000 लोगों से बात की गई है। 9 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर कल दिन तक ये बात की गई है और इल्ज़ामात जो लगे हैं उनके ऊपर, ये उसके बाद के हैं। तो बाय एंड लार्ज जो भी सर्वे में इसमें रायशुमारी है वो उन एलिगेशन से पहले की है। अच्छा, तब तो रामकृपाल जी स्थिति और खराब भी हो सकती है इस आरोप के बाद, अगर रायशुमारी की जाए, जनता के बीच जाया जाए तो कांग्रेस के लिए तो और दिक्कत हो सकती है फिर तो। देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है, हालांकि जैसा विनोद कह रहे थे कि भ्रष्टाचार कोई निर्णायक नहीं होता है, लेकिन विधानसभाओं के चुनाव में जहां याद रखिए कि 10 से 20% सीटें ऐसी होती हैं जहां 500 से 2000, 1500 पे फैसला होता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी कोई डेंट लगता है किसी पार्टी को, और भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता लेकिन उसका असर होता है। ये देखिए जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर के आज तक देख लीजिए, चाहे जो भी हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन, असर हुआ है। जनता वोटर जो होता है पहले तो देखता है कि उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, उससे शुरू करता है और समाज में बदलाव को भी देखता है। ठीक है, और ओवरऑल भी देखता है। आपके मुताबिक असर होगा? असर होगा। करप्शन वाला जो आरोप लगा है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। मैं एक लाइन और कह दूं, जो अभी आप मुझे दक्षिण का दिखा रहे थे, सॉरी पहले उत्तर का, उसमें 8% का गैप है, यानी वोट परसेंटेज में कांग्रेस से 8% ज्यादा बीजेपी है। और मैं बता दूं, अगर 2 पार्टियां सीधे लड़ रही हैं और डिफरेंस अगर 8% का है तो सीटों में बहुत बड़ा मतलब नहीं, ये आपकी बात सही है, ये बात सही है। मैं दर्शकों को भी बता दूं कि फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी तो हमने 2 रीजन के बारे में आपको बताया है। छत्तीसगढ़ में किसकी बन सकती है सरकार, आपको इसका एक अनुमान मिल जाएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। 5 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। हमने आपको यह बता दिया, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मिजोरम और तेलंगाना में सरकार रिपीट होती हुई नजर आ रही है। और अब बात हम छत्तीसगढ़ की कर रहे थे ब्रेक के पहले। छत्तीसगढ़ में 2 इलाकों के बारे में हमने आपको बताया, दक्षिणी रीजन और उत्तरी रीजन। अगर दक्षिणी रीजन की बात की जाए तो यहां पर कुल 12 जो विधानसभा की सीटें हैं, इनमें से कांग्रेस के खाते में 5 से 9 जा रही हैं, बीजेपी के खाते में 3 से 7, जबकि उत्तरी रीजन में जब मैं आता हूं यहां पर स्थितियां बदल जाती हैं। कांग्रेस 3 से 7 और बीजेपी 7 से 11। राकेश जी, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वो मुख्यतः आपके टी सिंह देव जी का क्षेत्र है। ये दोनों आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, उत्तर और दक्षिण, जिसमें उत्तर क्षेत्र टी सिंह देव जी का है। जो आपका आंकड़ा वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बढ़ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो सड़क पे भले ना हो, लेकिन टी सिंहदेव जी का मुख्यमंत्री नहीं बनना, यानी 2.5 साल का जो फार्मूला है उस पर अमल नहीं होने का असर इस विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। और जो सीटें लगातार पहले कांग्रेस के पास जा रही थी, वो सीटें कहीं ना कहीं, यानी आदिवासी वोट सरगुजा क्षेत्र, बस और आपके अंबिकापुर क्षेत्र का दरक रहा है। लेकिन विनोद जी, टी सिंहदेव जी तो खुलकर भूपेश बघेल जी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। कल भी जब करप्शन वाले आरोप लगे, सबसे पहले वही बयान देते हुए नजर आ रहे थे मीडिया चैनलों पर। नहीं, देखिए, पार्टी के भीतर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो जाहिर है खुल के खड़े होंगे। और पार्टी की रणनीति भी है कि अगर भूपेश बघेल पर कोई आरोप लगा है या तो उसको डिफेंड करने के लिए उनके नंबर 2 जो है वो आएंगे। जैसे अशोक गहलोत पर जब आरोप लगा तो किसको बोलो उतारा गया मैदान में, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सचिन पायलट आए। तो कुल मिलाकर के ये जो है ये तो रणनीति का हिस्सा है। अच्छा, लेकिन बोल ये रहे हैं, लेकिन अंदर खाने खेल कर रहे हो? नहीं, खेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है वो कोई चुनाव हरवा रहे हैं, लेकिन लोगों का जो सेंटीमेंट है, पब्लिक का जो सेंटीमेंट है, वो अपने आप से काम करता है। अगर पिछले चुनाव में लोगों को उम्मीद थी कि टी सिंहदेव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो एक तरफा सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट नहीं जीत पाई वहां पर,
सरगुजा बेल्ट में। लेकिन इस बार जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने, 2.5 साल के फार्मूले के बाद भी नहीं बने, तो निश्चित रूप से लोगों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश या एक असंतोष होगा, तो ये उसका भी परिलक्षित होता है। अब अगर मध्य छत्तीसगढ़ की बात की जाए, सेंट्रल रीजन की बात की जाए, यहां पर जनता का मूड क्या है? ये जो ओपिनियन पोल है क्या इशारा करता है, आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिरीन। बिल्कुल अखिलेश, अब अगला रीजन यानी मध्य रीजन, और छत्तीसगढ़ में मध्य रीजन में क्या आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जल्दी से अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। इसके बाद तस्वीर देखिएगा कहां जाती हुई दिखाई देगी। 2 रीजन आप देख चुके हैं, बारी अब मध्य रीजन की है। जल्दी से इस वॉल पर आपको वो आंकड़े भी हम दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ का फाइनल ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। सेंट्रल रीजन जहां 64 सीटें आती हैं और देखिए 46% वोट शेयर कांग्रेस के पास जाता दिख रहा है, 42% बीजेपी के खाते में वोट शेयर जाता दिख रहा है और 12% अन्य के खाते में। यहां पर 46% कांग्रेस के पास। अब ये सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट होंगे, ये रही तस्वीर। 34 से 38 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है इस रीजन में। सेंट्रल रीजन में 23 से 27 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास जा सकती है और 0 से 4 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। लेकिन जो यहां पर बढ़त बनाता हुआ सेंट्रल रीजन में दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 34 से 38 सीटें 64 सीटों में से यहां इस सेंट्रल रीजन इलाके में कांग्रेस के पास जाती हुई दिख रही है। अखिलेश, बिल्कुल, और ये मार्जिन बड़ा हो जाता है अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो मध्य इलाका है, क्या ये पूरा गणित बदल देगा? मध्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है इस सर्वे के मुताबिक। 3 में से 2 रीजन में कांग्रेस आगे है। ये सर्वे ये इशारा कर रहा है कि 3 में से 2 रीजन में कांग्रेस आगे। तो ये क्या अब फाइनल जो आंकड़े आएंगे उसमें क्या होगी तस्वीर, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। दक्षिणी रीजन हमने आपको बताया था, यहां पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी और मध्य में भी ऐसा हो रहा है। अब फाइनल डेटा आपके सामने रखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। शिरीन के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि अब तक तो हमने रीजन वाइज आंकड़े दिखाए, लेकिन अब उस फाइनल पिक्चर की बारी है जो बताएगा छत्तीसगढ़ में जनता किस तरफ जाती दिखाई दे रही है। ये देखिए फाइनल आंकड़ा भी सामने आ गया है। 45% वोट शेयर के साथ कांग्रेस यहां पर दिखाई दे रही है, 43% वोट शेयर जो बीजेपी के पास जाता दिख रहा है और 12% अन्य के खाते में। 90 सीटों का ये पूरा वोट शेयर कौन किधर। 45% के साथ यहां पर सबसे आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस, दूसरे नंबर पर बीजेपी। अब जरा इनको सीटों में भी कन्वर्ट जल्दी से कर देते हैं। देखिए सीटें भी आपके सामने, 45 से 51 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 36 से 42 सीटें मिल सकती हैं और 2 से 5 सीटों पर अन्य कब्जा कर सकता है। तो 45 से 51 सीटों के साथ यहां बाजी मारती हुई जो है वो कांग्रेस दिखाई दे रही है। 90 सीटों का ये पूरा लेखा जोखा, और ये रही तस्वीर जो हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। अखिलेश, बिल्कुल, तो अभी की सबसे बड़ी खबर है, दर्शकों को बता दें, फाइनल ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं और इस सर्वे के मुताबिक फिर से यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 45 से 51 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। ये जो बहुमत का आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा हम जिसे कहते हैं, मैजिकल फिगर, वो 46 का है वहां पर। इस लिहाज से कांग्रेस यहां पर एक बार फिर से सत्ता में लौटती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक, और बीजेपी 36 से 42 सीटों के साथ पिछड़ती हुई दिख रही है। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो छत्तीसगढ़ की खबरों को बहुत करीब से समझते हैं। ज्ञानेंद्र, ये क्या इशारा है, क्या माना जाए? आप भी जा रहे हैं लोगों के बीच में। इशारा तो अखिलेश साफ है कि जो हमारा सर्वे है, जो हमारा ओपिनियन पोल है, उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार बन जाए या कांग्रेस की सरकार कैसे रोकी जाए, इस पर कैसे कैसे बीजेपी और कांग्रेस काम कर रही है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। पिछले 2 दिन में 2 बड़े घटनाक्रम हुए हैं। एक तो ये कि जो बीजेपी के घोषणा पत्र को सामने लाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। धान, किसान, गरीब, उन लोगों की बात जिसकी बात कांग्रेस करती है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ का बड़ा आरोप। ऐसे में ये तेजी से बदलता हुआ घटनाक्रम क्या नतीजों को बदल पाएगा, ये बहुत दिलचस्प है और बहुत जरूरी है जानना। इसलिए जनता जनार्दन क्या सोचती है, क्योंकि देखिए हम अपने सर्वे में 41 सीट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 41 से 42 सीट हम बीजेपी को भी दे रहे हैं, मतलब मुकाबला बहुत रोचक है। ऐसे में ये जो घटनाक्रम हुआ है सुबोध भाई, भले ही उसको मुख्यमंत्री कह रहे हो, भले ही उसको मुख्यमंत्री ये कह रहे हो
जी बहुत धन्यवाद अखिलेश आपका। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आकर ये कह रहे हैं कि बहुत आसान है किसी की इज्जत उछालना। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये ईडी के प्रेस रिलीज में जो दावा किया है गया है, असर तो इसका बहुत पड़ने वाला है। देखिए, ईडी और सीबीआई हो चाहे आईटी हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हथकंडे हैं जो वो सिर्फ चुनावी राज्यों में लेकर के जाते हैं, और ये बात को जनता इतना अच्छे तरीके से जान चुकी है कि अब उस पर स्पष्टीकरण देना, उस पर सवाल करना, जवाब करना हम लोगों के लिए, आप लोग तो करते हैं, आपका काम है, पर हम लोगों के लिए अब उसमें सवाल जवाब करना व्यर्थ है। मतलब आप लोग इसको बहुत नॉर्मल मान लिए हैं कि ये चुनाव इसी से लड़ती भी? वो मोर देन नॉर्मल है। अभी यहाँ जैसे ही चुनाव खत्म होगा, वापस हमारी सरकार बनेगी, ईडी वाले अपना बोरिया बिस्तर समेट करके उन राज्यों में जाएंगे जहां चुनाव होने वाला है। तो वो उनका इलेक्शन डिपार्टमेंट है सर, वो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, इलेक्शन डिपार्टमेंट। तो इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम तो चुनाव लड़वाना होता है। तो वो इन सब, मुझे लगता है ये सब मुद्दे, ये सब अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप कोयला घोटाला कर लो, शराब घोटाला कर लो, गोबर घोटाला कर लो, महादेव घोटाला कर लो, और कोई आए तो आपको ये गेस्ट हैं, आए हैं फिर चले जाएंगे, आप ये कह रहे हो? देखिए, ये गेस्ट आए, इन गेस्ट ने अपनी व्यवस्था खुद बनाई, खुद सारी चीजों को सर ऐसा कुछ किया है तो ले जाकर के जो राज्य सरकार से जुड़े लोगों पर, जिन पर आरोप लगा रहे, ले जाकर के जेल में डाल देना। जेल में तो डालना पड़ेगा ना। बजरंग जी बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता। ये बताइए, जेल में तो डालना पड़ेगा। ऐसे झूठे आरोप अगर ये कहें कि ये केवल आरोप है, आरोप सिद्ध करिए, ऐसे थोड़ी आप कह देंगे किसी मुख्यमंत्री को कि 508 करोड़ रुपए ले लिया है आपने। बहुत जल्द शीघ्र गिरफ्तारी का आदेश भी निकलने वाला है और सम्मन भी जारी होने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं है कि मुख्यमंत्री जी इसको मजाक में ले, ईडी है, चुनाव इसलिए ईडी आई है। अरे आरोप है, मतलब कहीं ना कहीं आपने ये काले कारनामे किए हैं, इसलिए अब आपको तो तैयारी करिए। आपकी तैयारी सेंट्रल जेल है, निश्चित है। हाँ, कौन क्या? एक सेकंड। हाँ, कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि चुनाव के समय पे ईडी आई, चुनावी सीजन में ईडी आई, तो जैसा सुबोध जी ने कहा कि ईडी इलेक्शन डिपार्टमेंट बनी है और 508 करोड़ का यदि मुख्यमंत्री जी पे यह आरोप लगा है, तो मैं नरेंद्र मोदी पे 1016 करोड़ का आरोप लगाती हूँ। तो आप उस आरोप को सत्य करके बताइए। तो आरोप तो भाई, उस पर जांच चल रही है, ऐसे सड़क पे खड़े होकर आप नरेंद्र मोदी पर थोड़ी आरोप लगा देंगे। एक सेकंड। आप केंद्रीय जांच एजेंसियों पे इस प्रकार के थिथले आरोप नहीं लगा सकते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां स्वतंत्रता से कार्य करती हैं और वो स्वतंत्रता से अपने हर प्रकार के उसको सामने रखती जनता के सामने। उसी के आधार पे मुख्यमंत्री पर एफआईआर होने की संभावना भी है और उसी आधार पे मुख्यमंत्री निश्चित रूप से आज नहीं तो कल अपने भ्रष्टाचार के लिए जेल जाएंगे। यार, आप लोग बीजेपी के लोग भविष्यवाणी कर दे रहे हैं कि एफआईआर भी होगी, पूछताछ भी होगा, सम्मन भी होगा, सब यहीं से पूछताछ होके हो रहा है क्या? देखिए, निश्चित रूप से आप देखेंगे तो कांग्रेस का शुरू से ही भ्रष्टाचार का काम रहा है। जहां भी जिस राज्य में रहते हैं वहां विकास नहीं होता, सिर्फ भ्रष्टाचार होते हैं। चाहे आप इनका 2G स्कैम ले लीजिए, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, आप जितना देखेंगे सब कुछ है। उसी के तहत चुनाव में आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का समय होता है और इस केस में जो पैसा पकड़ा है उसने बोला भी है कि ये पैसा उनके यहाँ से मिला हुआ है। तो निश्चित रूप से एक आरोप लगा है उनके ऊपर, जिसकी जाँच होगी और निश्चित ही इस जाँच में परिणाम आएगा और अगर वो जेल जरूर जाएंगे। बोलिए। घोटालों की सरकार है, 5 साल में कितने घोटाले कर डाले हैं ये यही लोग जानते हैं। गोबर नान घोटाला आपके यहाँ भी हुआ था, चावल घोटाला। अभी तो 5 साल में इतने घोटाले, महा घोटाले। वो नान घोटाला दब गया है। दबा ना। एक सेकंड। हाँ, बात। नान घोटाले के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जो सीएम सर का जो नाम लिखा गया है वो भूपेश बघेल जी के रिश्तेदार है, चिंतामणि चंद्राकर। वो एसआईटी की जांच जो रिपोर्ट जो बनाई गई है उसमें नाम का उल्लेख है। अगर जिस दिन भी इनको लगेगा वो एसआईटी जांच को जरूर खोले, जरूर देखे इस चीज को। और साथ ही साथ यहाँ पास में जस्ट बाजू में सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ लाखों छात्र बैठे हुए जो पढ़ाई करते हैं और पीएससी के घोटाला। पीएससी घोटाला युवा है भाई, जवाब दीजिए। पट्टा से कुछ नहीं होगा। पीएससी घोटाला, युवा परेशान है यहीं पीछे सेंट्रल लाइब्रेरी में। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब घोटाले की भारतीय जनता पार्टी, सॉरी भ्रष्टाचार जनता पार्टी के लोग करते हैं तो सबसे पहले वो ये बता दे कि सीएम मैडम कौन है नान घोटाले में और अभिषेक सिंह कौन है। अभिषेक सिंह अपने आप को अभिषेक सिंह स्वीकारने को तैयार है, पर ये भ्रष्टाचार जनता पार्टी के लोग अभिषेक सिंह को अभिषेक नहीं अभिशाप है। ज्ञानेंद्र मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अब ये जो बहस हो रही है जाहिर तौर पर ये और दिलचस्प होती जाएगी जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, लेकिन ये जो फाइनल ओपिनियन पोल हम दिखा रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ से जो संकेत आया, यानी कांग्रेस की वहां सरकार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। अभय जी, क्विक रिएक्शन इस पर। ये आंकड़े कितने विश्वसनीय आपको लगते हैं मौजूदा माहौल में? देखिए, ये सर्वेक्षण है और सर्वेक्षण बिल्कुल ठीक प्रमाण तो नहीं होता है परिस्थिति का, लेकिन हमें एक वो सुराग देता है। तो इस सुराग के मुताबिक इसमें देखा जाए तो यशवंत देशमुख जो सर्वेक्षण कर रहे हैं, पहले दिन से ही लगातार कांग्रेस को ही आगे दिखाया जा रहा है और
ये भी साथ में उनका कहना है कि कांग्रेस आगे जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर जमकर चुनाव लड़ रही है और ऐसा भी हो सकता है आगे चलकर कि ये चुनाव काफी एक नजदीकी संघर्ष में बदल जाए, लेकिन अभी कांग्रेस आगे है। जो अभय जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। शुरू से जैसा आ रहा था लगता था कि कांग्रेस का क्लियर कट एज है, लेकिन जो आप दिखा रहे हैं, देखिए ये इसका मतलब ये है कि फाइट बीजेपी दे रही है। और जब इस तरह का जहां सीधे सीधे दो पार्टियां लड़ रही हैं, जैसा कि अभय जी ने ये कहा था कि वोट परसेंटेज जो है, देखिए क्या होता है कि वोट अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा वोट मार्जिन से कोई कैंडिडेट जीत रहा है, तो जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वोट होता है उस पार्टी को सीटें ज्यादा मिलती हैं, भले उसका वोट परसेंटेज कम। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मेरे साथ अजय आलोक जी भी जुड़े हुए हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी भी हैं, आपके पास भी आऊंगा। और छत्तीसगढ़ में जो हमने सर्वे किया है, सी वोटर ने जो सर्वे किया, उसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पसंदीदा कौन है। तीन राज्यों के लिए सर्वे क्या इशारा करता है हमने आपको बता दिया है। मिजोरम और तेलंगाना और साथ ही छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में अभी की मौजूदा सरकार रिपीट हो रही है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये, इस सर्वे के मुताबिक एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। आइए सीधे मैं अब आपको शिरीन के पास लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी आपको बताएंगी कि जब जनता से सवाल यह पूछा गया कि सीएम के तौर पर आपको सबसे अच्छा कौन लगता है, क्या कहा जनता जनार्दन ने। बिल्कुल अखिलेश, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि ये बताएगा कि आखिर किसकी लोकप्रियता कितनी है मुख्यमंत्री के तौर पर। जब हमने अपने इस सर्वे में ये सवाल पूछा है तो आपके सामने जवाब क्या जनता ने दिया वो रख देते हैं जल्दी से। ये देखिए, 46% लोगों की जो पसंद है वो भूपेश बघेल है, 21% लोगों को रमन सिंह पसंद है, टीएस सिंहदेव के तौर 4% लोगों की पसंद जो है वो टीएस सिंहदेव है और 29% लोगों ने अन्य का नाम लिया है। लेकिन यहाँ पर 46% के साथ सबसे पहले नंबर पर जो दिखाई दे रहे हैं वो भूपेश बघेल यानी मौजूदा मुख्यमंत्री। तो ये जनता की राय है, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। तीन राज्यों के बारे में हमने आपको बता दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक। और हमने जब मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पसंद के बारे में लोगों से बातचीत की, भूपेश बघेल सबसे आगे हैं 46%, और रमन सिंह की बात की जाए तो 21% यानी आधे से भी कम। लेकिन विनोद जी, सवाल तो यहां पे यह भी होगा ना, रमन सिंह को पार्टी भी कहां चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है कि जनता इस तरह से देखे। नहीं, पार्टी नहीं प्रोजेक्ट कर रही, लेकिन 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं वो, तो तुलना तो होगी उनके 15 साल के कामकाज की और भूपेश बघेल के 5 साल के कामकाज की। तो इसलिए अगर मान लीजिए 15 साल का उनका कामकाज बहुत बेहतर रहा होता और भूपेश बघेल का कामकाज अच्छा नहीं होता तो लोग पछतावा करते कि हमने जो है गलत आदमी को चुन दिया और फिर आंकड़ा उल्टा हो जाता। इसका मतलब अगर भूपेश बघेल को 46% समर्थन मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी ताकत है, जो बड़ी ताकत है। अखिलेश जी, इस पर जवाब दीजिएगा आप, लेकिन अभय जी को जोड़ना चाह रहे थे इसमें जल्दी से। आखिरकार 2018 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में, इसमें सिंहदेव का भी नेतृत्व शामिल था, जब कांग्रेस चुनाव जीती थी तो वो क्यों जीती, भूपेश बघेल उनका चेहरा क्यों बने थे? इसलिए बने थे कि विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिका बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने तत्कालीन रमन सिंह सरकार के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया था, जनता के बीच उतरे थे, जेल भी गए थे, उन पे आरोप भी लगे थे, वो लगातार जद्दोजहद करते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बताना चाहिए कि भाजपा की तरफ से विपक्ष की राजनीति किसने की छत्तीसगढ़ में 5 साल। ठीक है, बीजेपी के लीडर है नहीं मेरे साथ, मैं उनसे ये सवाल पूछ लेता। अखिलेश जी, आपसे मेरा सवाल ये है, आपको क्या लग रहा है, ये सर्वे ये कह तो रहा है कि आपकी सरकार रिपीट होती हुई दिख रही है, पिछले बार वाली चीज नहीं है लेकिन रिपीट हो रही है सरकार, ये किसकी जीत ज्यादा आपको दिख रही है, कांग्रेस की या भूपेश बघेल की? क्योंकि लोकप्रियता के मामले में बघेल सबसे आगे हैं। टीएस सिंहदेव जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में, और आपके लिए इस सर्वे के मुताबिक अच्छी खबर, एक बार फिर से आप सत्ता में आते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद जी। ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग, आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है आपको? 5 साल पहले चुनाव में जाने के संघर्ष अलग किया था, कुछ लक्ष्य हमने रखे थे जी, और कई उन लक्ष्यों को, कई उन बातों को जो घोषणा पत्र में भी कहा था, हमने पूरा किया। खास करके किसानों के मामले में आज 75% आबादी गांव में रहती है। मुख्य हमारी खेती का आधार धान की खेती है, और देश में धान के भाव जितना छत्तीसगढ़ में मिलता है वहां किसी प्रांत में नहीं मिलता।
अन्य कृषि उपज है, गन्ने की खेती है, मक्के की खेती है, कोदो कुटकी रागी की खेती है, मिलेट्स के नाम से जिसको हम जानते हैं। तेंदुपत्ता संग्रहकों की बात है, वन उपज के समर्थन 67 समर्थन मूल्य की बात है जी, स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण की बात है, ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए अवसर सर, की बात है, बेरोजगारी भत्ते की बात है। मैं आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूंगा घोटाले के जो आरोप लगे हैं उस पर भी, क्योंकि ये जो सर्वे है उसके पहले का है आरोप। कल ईडी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव में अगर ये नैरेटिव सेट हो गया करप्शन का, भूपेश बघेल पे जो आरोप लगे हैं, तो हो सकता है नुकसान हो जाए? कोई बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं आप लोग सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं सर्वे के मुताबिक। आप खुद ही कह रहे हैं कि आरोप है। ये वही लोग हैं जिन्होंने राजीव जी के ऊपर आरोप लगाए थे, देश के हमारे मिस्टर क्लीन के ऊपर बोफोर्स के मामले में। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोयला स्कैम के आरोप लगाए थे, वही लोग हैं जिन्होंने 3G स्पेक्ट्रम के आरोप लगाए थे। 9.5 साल के शासनकाल में जी एक कार्रवाई ये उन बातों पे नहीं कर पाए जिनके ये आरोप लगाते हैं। और ये दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, अन्य मंत्रीगण आरोप लगाते हैं। आप तो उन एजेंसियों के कामकाज की देखरेख करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, एक और जिनको सवाल है। संवैधानिक अधिकार है कार्रवाई करने के, आप आरोप क्यों? आप कार्रवाई करिए ना। ठीक है, जनता तय आप करेगी कार्रवाई वोट डालकर करिए, कि आरोप किसकी क्यों बात में लगाते उसे सच्चाई नजर आ रही है। लेकिन सिंहदेव साहब जी, एक और सवाल है। उत्तरी रीजन जो आपका इलाका माना जाता है, इस सर्वे के मुताबिक 3 रीजन में जो हमने सर्वे किया, दक्षिण रीजन, उत्तर और मध्य, सिर्फ उत्तरी रीजन ऐसा है जहां पर कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी से। क्या वजह है? आपको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा सीएम के तौर पर? उसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा पार्टी को यहां पर, या हो रहा है? पीछे नहीं रहेंगे। पिछली बार सारी आज सीटें के जीती दिन थी का आप लोगों ने। सर्वे है जी, कल के दिन देख लीजिएगा, पीछे नहीं रहेंगे। मैं 14 की 14 सीटों की बात नहीं करता। हम लोग की मंशा रहेगी जरूर कि 14 की 14 दोबारा जीत पाए। आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो 2018 में हुआ। दोबारा हो ये कठिन है, लेकिन लक्ष्य हमारा वही रहेगा और बहुमत यहाँ कांग्रेस को। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो ये जो ओपिनियन पोल हमने अभी तक आपको दिखाया, उसके मुताबिक 3 राज्यों में, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में, वहां की जो मौजूदा सरकार है वो रिपीट हो रही है।